आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हूँ। ये टॉपिक रहेगा हिंदी से जुड़ा हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हरियाणा से जुड़ा कोई टॉपिक उठाएं। बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल पर जाके देखा होगा तो लगभग 15-17 क्लासेस मैंने हरियाणा जीके से रिलेटेड वहाँ डाली हुई हैं और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए। तो हरियाणा का बेस बनाने का काम वो टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से कर देंगे। आप उन्हें जाके 2-4 बार सुन लीजिए, उसमें ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन किताब ज़रूर पढ़ के जाइएगा, किताब के बिना बात नहीं बननी है। हिंदी की बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि हिंदी के कुछ टॉपिक्स करा दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आज पहली शुरुआत करते हैं हिंदी की। ये फर्स्ट क्लास है। वैसे मैंने हिंदी ना पहले अलंकार का टॉपिक और 1-2 और टॉपिक भी डाले हुए हैं, शायद समास और अलंकार, ये 2 टॉपिक हैं जो हिंदी के पहले डाले हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं। कोशिश करना उनको वहाँ से तैयार कर लो, प्लेलिस्ट में वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप प्लेलिस्ट जब खोलेंगे तो आपके सामने वो हिंदी की दोनों क्लासेस आएंगी। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों पढ़ेंगे, नाम है वर्ण विचार। शुरुआती है, सबसे पहले इसकी क्लास होनी चाहिए क्योंकि ये एक बेस का काम करेगा। हिंदी लैंग्वेज को समझने में जो बेसिक नीड है वो है वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, स्वर व्यंजन क्या होते हैं, किसको स्वर कहा जाता है, किसको व्यंजन, कितने टाइप्स हैं, इन सब के बारे में जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वर्ण विचार की शुरुआत करते हैं। वर्ण विचार से पहले ये देखो बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है वो ध्वनि कहलाती है। आप सभी जानते हैं ध्वनि, और जो ध्वनियाँ निकलती गई, इन्हीं ध्वनियों के लिए बहुत पहले कभी इंसान ने कुछ ऐसे सिंबल बना लिए, जैसे म के लिए इंसान ने ये बना लिया, प के लिए ये बना लिया, ट के लिए ये, क के लिए ये, ल के लिए ये मुंह से निकलने वाली साउंड्स थी, ध्वनियाँ थी, और इनको चिन्हों से जो इंडिकेट किया गया, इसी को हमने, इन ध्वनियों, जो मुंह से निकलने वाली ध्वनि थी, इन्हीं को हमने लिखने के लिए जो सिंबल बनाए, इसी को आप वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण क्या है, मानव मुख से जो ध्वनि निकलती हैं उन्हें इंडिकेट करने के लिए कुछ सिंबल्स हैं, कुछ साइन मान लीजिए, जिसे कि हम का नाम देते हैं। वर्ण विचार। वर्ण 2 तरह के होते हैं बच्चों, एक है स्वर और एक है व्यंजन। पहले बात करेंगे इनको अलग क्यों किया गया, इनमें मेजर अंतर क्या है। स्वर का मतलब है कोई भी ऐसी साउंड जिसको जब आप क्रिएट करते हैं, आप मुंह से जब कोई भी ध्वनि निकालते हैं तो बिना किसी रुकावट के अगर ध्वनि आपके गले से इजीली बाहर आ रही है, इसका मतलब आप स्वर बोल रहे हैं। हम इसको जानने से भी पहले ये जानो बच्चों, हमारा जो मुंह है ना, दांत से लेकर, ओष्ठ से लेकर और मुंह तक में जो हमारा गले का पूरा सिस्टम है, इस गले में मान लीजिए ये आपका गला है, यहाँ पर ये, इसकी बात कर रही हूँ मैं, कंठ, इससे लेकर और यहाँ तक, जब तक कि आपके मुंह से ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है, साउंड क्रिएट करते हैं, ये 5 मेन एरियाज हैं जहाँ पे कि हवा प्रेशर ज़्यादा और कम लगाती है, जिस कारण से हम साउंड क्रिएट कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने जो ये सर्कल टाइप बनाया है, इसको कंठ में गिनते हैं। कंठ, कंठ मतलब ये गला जो मेन है आपका, इसके ऊपर जो हिस्सा है ना, अगर हम लोग पूरे गले को, आप अपने आप में महसूस कीजिए, अगर जबान को ना देखें, अभी जीभ को भूल जाइए और गले को मान लीजिए बस गला है आपके, जब से आप साउंड क्रिएट करते हैं वहाँ से ओष्ठ से लेके और गले तक के 5 हिस्से। सबसे पहले कंठ, इसके ऊपर जो हिस्सा आएगा, जो साउंड क्रिएट की जाएगी जहां हवा से, वो होता है तालु, उसी को तालव्य कहते हैं, उन ध्वनियों को, उन जो व्यंजन आप बोलेंगे। उसके ऊपर जाके आता है मूर्धा, जो अक्षर बोले जाएंगे, जो साउंड क्रिएट की जाएगी वो मूर्धन्य कहलाएगी। इसके बाद आता है दंत्य का हिस्सा और लास्ट में आता है ओष्ठ का हिस्सा। यानी 5 जगह से हवा के दबाव के कारण हम हिंदी में साउंड्स क्रिएट कर पाते हैं। सबसे पहले अगर कंठ से शुरू करें, कंठ, उसके ऊपर, कंठ के ऊपर तालव्य, उसके ऊपर मूर्धा, उसके आगे दंत्य और लास्ट में है ओष्ठ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी समझ में ये बेसिक सी बात आ गई, उसे वर्णमाला, व्यंजन समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी। जब भी हम कोई साउंड निकालते हैं ना बच्चों, तो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, हवा,
हवा के कारण। ये जो हवा है ये कहीं ना कहीं पे रुकती है, कभी ये गले में ज़्यादा प्रेशर डालेगी, कभी मूर्धा पे, कभी कंठ में, कभी ये दांतों के पास, कभी ये ओष्ठ पर, जिस कारण से व्यंजनों का निर्माण होगा। व्यंजन और स्वर में सबसे बड़ा अंतर यही है कि स्वर बोलते टाइम आपकी जो ये साउंड क्रिएट कर रहे हैं इसमें कहीं भी हवा में रुकावट नहीं होगी। कहीं भी रुकावट ना होने के कारण आप बहुत इजीली, एक बहुत छोटा बच्चा भी स्वर को बहुत इजीली साउंड को क्रिएट कर पाता है। जैसे आपने ध्यान दिया हो, बहुत छोटा बच्चा लेटे लेटे कभी कभी 6-7 महीने का बच्चा अपने आप कुछ 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 आवाज़ें क्रिएट करता रहता है, धीरे धीरे वो बैबलिंग शुरू करता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ना बच्चा व्यंजन नहीं बोलता। गलत फहमी है कि बच्चा पहला अक्षर बोलता है, माँ नहीं बोल सकता। माँ बोलने के लिए उसके इस पूरे सिस्टम का परिपक्व होना जरूरी है। और सबसे पहले बच्चा स्वरों से शुरुआत करता है। पहले वो अ साउंड क्रिएट करता है, अ आ, इस टाइप की साउंड जब क्रिएट करेगा ना, जब इतनी सक्षम हो जाएगी उसके ये गला और ये सारी परिपक्व चीज़ें, उसके बाद वो व्यंजन को क्रिएट कर पाएगा। तो बच्चा सबसे पहले स्वर बोलना शुरू करता है, क्योंकि इसको बोलते टाइम आपकी जबान, जो आपकी ये हवा बाहर आ रही है, प्राणवायु, इससे कहीं भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। तो पहली चीज़ हो गई स्वर। स्वर के ऊपर बात कर लेते हैं डिटेल में। बिना किसी रुकावट के हवा जब मुंह से बाहर निकलती है तो आप इजीली स्वरों का उच्चारण कर पाते हैं। और हमारी हिंदी में स्वर दिए गए हैं बच्चों कुल मिलाकर 11। कौन कौन से आप अच्छी तरह जानते हैं, सबने बचपन में खूब पढ़ा है। अ आ, ई उ ऊ। इसके बाद री संस्कृत में हम बाद में बात कर लेंगे, ए आई ओ और औ। अंग और अह को इसमें मैं नहीं इंक्लूड करूंगी क्योंकि आगे डिस्कस करेंगे। अंग और अह, बचपन में हमने अ से अह तक बेशक लिखा होगा, लेकिन अब आप कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अंग और अह को अलग से व्यंजन की तरह से ही बोला जाता है। बेशक हमने बचपन में इसमें पढ़ लिया, इसमें आप यहाँ नहीं कहेंगे। ये आप गिन के देख सकते हैं, 10 बन गए, 2 4 6 8 10। और मैंने अभी जिक्र किया था री, ऋषि का। ये जो री है ना, ये सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के वर्ड्स में यूज़ होता है। ये संस्कृत से जिन शब्दों का हमने हिंदी में एज इट इज़ यूज़ शुरू किया, जिन्हें हम तत्सम शब्द भी कहते हैं, उनमें इसका यूज़ किया जाता है। तो री जो साउंड है ये संस्कृत वाले शब्दों में, जैसे ऋषि है, घृत है या ऋतु है, इस टाइप के वर्ड्स में आपको री की साउंड या री लिखा हुआ या री की मात्रा, मात्रा आप जानते हैं ना, ऐसे लगती है इसकी। जैसे मुझे लिखना है गृह, गृह कार्य। बहुत सारे लोग तो बोलते ही गलत हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ लोग बोलते गलत हैं। इसको 99% लोग बोलते हैं गृह कार्य। ये गृह कार्य नहीं है बच्चों, ये गृह कार्य है। इसको री की तरह प्रोनाउंस करना है। गृह कार्य तो फिर वो वाले ग्रह हो गए, प्लैनेट वाले। गृह कार्य कोई शब्द नहीं है, गृह कार्य सही शब्द है। ऐसे ही लोग बोलते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, इसको लोग कहेंगे मात्र। मात्र नहीं है ये मात्री है। री की साउंड क्रिएट करनी है, री। ये री ऋषि वाला है, ये र है, ये मात्रा नहीं है, ये र व्यंजन है। व्यंजन की कभी मात्रा नहीं होती बच्चों, मात्राएं सिर्फ और सिर्फ स्वरों की होती हैं। स्वर मैंने आपको बता दिए 11, जिनमें री, ऋषि वाला सिर्फ संस्कृत वाले जो शब्द हैं उन्हीं में यूज करते हैं। अब ध्यान से सुनना, स्वरों की संख्या 11, लेकिन अगर पूछे कि मात्राओं की संख्या, सिर्फ स्वर की मात्रा हो सकती है, तो आपको याद रखना है मात्राएं महज 10 हैं। कारण अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ की कोई मात्रा थोड़ी होती है। अगर मैं लिख रही हूँ क, मैंने कोई मात्रा नहीं लगाई, लेकिन अगर मैं यहाँ ये कर दूं तो मैंने आ की मात्रा लगा दी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो मैंने बड़ी ई की मात्रा लगा दी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ओ की मात्रा हो गई। डबल कर दूं तो औ की मात्रा हो गई। इसको हटा के नीचे ये कर दूं तो ऊ की मात्रा, ऐसे ही बड़े ऊ की। यानी कुल मिलाकर स्वर तो हैं 11, लेकिन मात्राएं महज 10 हैं। किसकी मात्रा नहीं है? अ की। पेपर में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो बच्चे बहुत हबड़ तबड़ में होते हैं, फटाफट से 11 रट के गए, 11 टिक कर आएंगे। अगर वो कहें स्वरों की संख्या तो टिक कीजिएगा 11, लेकिन अगर वो कहें मात्राओं की संख्या तो आपको 10 टिक करना है। ठीक है, अब इसका डिवीजन पढ़ेंगे बच्चों। क्या है ये हमने पढ़ लिया, 11 हैं अ से लेकर, मैं री ऊपर मेंशन कर देती हूँ। ध्यान देना अब इसमें कुछ हैं मूल स्वर, और बड़ी अच्छी बात है, मूल स्वर ही ह्रस्व स्वर भी हैं। यानी हमें याद करना पड़ेगा महज
4 साउंड्स को। और ये 4 साउंड्स क्या हैं जान लीजिए। ह्रस्व या मूल स्वर। मूल स्वर का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे स्वर जिनको बाद में किसी के साथ मिक्स करके बाकी स्वरों को बनाया गया, उन्हें कहा गया मूल। मूल स्वर हमारे पास सिर्फ 4 हैं, अ, ई, उ, री। महज 4 ध्वनियां हैं, महज 4 अक्षर हैं जिन्हें आप कहते हैं मूल स्वर। और यही मूल स्वर ही ह्रस्व स्वर हैं। यानी ह्रस्व स्वर भी क्या क्या हुए? अ, ई, उ, री। और अगर आपको ये याद ना हो तो आप एक फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आयूर का। आयूर आप अच्छी तरह जानते हैं, प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी है आयूर, इंडियन कंपनी है ना। आयूर के शैम्पूज आते हैं सॉरी शैम्पूज आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आयूर याद कर लीजिए, जहां आए मूल स्वर या ह्रस्व स्वर तो हमें आयूर दिमाग में बैठा है, अ, ई, उ, री। बाकी कितने बच गए? 4 अगर गए तो बच गए 7। बाकी सारे कहलाते हैं दीर्घ स्वर। तो आपको सिर्फ 2 कैटेगरी याद रखनी है, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर एक ही हैं, अ, ई, उ, री। और जो बाकी बच गए हैं, बाकी क्या क्या बच गया? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आउ। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, गड़बड़ क्या होगी। ये आप सोचेंगे छोटा ए है, जो लोग नहीं पढ़ के जाएंगे वो गलत करेंगे। इसको आप देखेंगे, इसको ओ कह देते हैं, बहुत लोकल भाषा में कहते हैं छोटा ओ। वैसे ये ओ है लेकिन छोटा ओ, बड़ा ओ, ये बात करने का एक तरीका है। कोशिश करना चाहिए पढ़ाई को अपनी सेंस में पढ़ें, ज़्यादा अगर हम हटके पढ़ेंगे तो दिक्कत में रहेंगे। ये दोनों ऐसे हैं जो छोटे हैं लेकिन ये ह्रस्व में नहीं आएंगे। ये ध्यान से सुन लेना, छोटे हैं, छोटा ए, छोटा ओ, लेकिन आएंगे किसमें? दीर्घ में। क्योंकि ह्रस्व या मूल सिर्फ 4 हैं, अ, ई, उ, री। और अच्छी तरह हमें याद करना है आयूर को, महज 4 आएंगे ह्रस्व में, बाकी सारे आएंगे दीर्घ में। तो दीर्घ में आने वालों की संख्या कितनी हो गई? ये 7 हो गए। कितने हो गए? ये 7। ये कितने थे? 4। 7 और 4 कितना हुआ? 11। और यहाँ देखिए हमने स्वर 11 ही लिखे थे। मात्राएं कितनी हैं? 10। किसकी मात्रा नहीं है? अ की मात्रा नहीं है। ठीक है, तो अगर स्वर कोई आपसे पूछे कि स्वर क्या है, तो स्वर मानव मुख से निकली वो ध्वनि है जिनको बोलते टाइम रुकावट नहीं होती, प्राणवायु बहुत इजीली बाहर आ जाती है। और स्वर कुल मिलाकर हैं 11। अंग और अह को स्वर में नहीं रखना। स्वरों की मात्राएं आ जाएं तो 10, अ की कोई मात्रा नहीं होती। और स्वर की 2 कैटेगरी हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व वाले ही मूल में आएंगे, अ, ई, उ, री। बाकी बचे 7 के 7, जिनमें छोटा ए भी आ गया और छोटा ओ भी आ गया। किस में आएंगे वो? दीर्घ में। ठीक है, स्वरों पे इतना ही क्वेश्चन आएगा। अच्छा, एक और प्लुत भी कहीं कहीं लिखा है, मैं बता देती हूँ, कुछ है नहीं वैसे, उम्मीद नहीं है इसकी आने की। ह्रस्व दीर्घ की तरह एक होता है प्लुत। प्लुत क्या होता है? जब किसी ध्वनि को क्रिएट करते टाइम आपको 2 मात्राओं से ज्यादा समय लगे, 2 मात्रा मतलब ये बड़े वाले दीर्घ वाले, तो उसे कहते हैं प्लुत। सिर्फ इसमें एक मेन आता है, जैसे आप ओम बोलते हैं, ओम, देखिए आप ओम ऐसे लिखा देखा होगा आपने बहुत बार। ये इसका मतलब है आपको जो साउंड क्रिएट करनी है वो 2 मात्राओं से ज्यादा का टाइम लेगी। तो आपके मुंह से जो आवाज निकलेगी वो लंबी खिंचेगी, ओम करके। तो ओम में 2 से ज्यादा मात्राएं, कहीं कहीं किताबें कहती हैं 3 मात्राएं, कहीं कहती हैं 2 से ज्यादा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 3 जितना खींचे इसको, 4 जितना या 5 जितना। तो प्लुत स्वर में 2 मात्राओं से ज्यादा का टाइम लगता है। और हिंदी में ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आ जाए तो हमें याद रखना है, दीर्घ वो होते हैं जिनमें 2 मात्राओं का समय लगे, और छोटे वाले ह्रस्व वो होते हैं जिनमें 1 मात्रा का समय लगे। और जब बिना रुकावट के गले से आवाज निकले तो हम स्वर क्रिएट कर पाते हैं। व्यंजन में गले के 5 हिस्से, वही जो मैंने अभी बताया था। स्वर मुझे लगता है सबकी समझ में आ गया होगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। दीर्घ, प्लुत और एक अपना छोटे वाले ह्रस्व। मूल स्वर 4 हैं, वही ह्रस्व हैं। दीर्घ की संख्या 7 है, प्लुत में 2 मात्रा से ज्यादा समय लगेगा। मात्राएं पूछें 10 हैं, कुल मिलाकर पूछें 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यंजन का, और पेपरों में इसके ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सुन के ही समझ में आ गया तो बात बन जाएगी। हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। स्वर हमने पढ़ लिया। पहली बात तो व्यंजन है कितने, कुल मिलाकर स्वर व्यंजन कितने हैं, ये भी एक बड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हम यहाँ 33 की बात करेंगे, ठीक है, फिर 52 कैसे बने उनकी बात करेंगे। व्यंजन का जब भी जिक्र होगा ना बच्चों, तो वही गले वाले 5 ऑर्गन जहां जहां आवाज ज्यादा प्रेशर से बाहर निकलती है। एक हमारा गला,
जैसे हम कहते हैं कंठ, उसके थोड़ा ऊपर क्या आएगा, तालव्य, उसके और ऊपर मूर्धा, उसके बाद दंत्य और लास्ट में जाके ओष्ठ। 5 ऐसी जगह जहां पे प्राणवायु रुकेगी और प्रेशर डालेगी, जिस कारण 5 लाइन बोलने में आप सक्षम होंगे। 5 लाइन मतलब वर्णमाला वाली लाइन। हम वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये याद होगी, हो सकता है कुछ को याद ना हो, क्योंकि ना जिस चीज़ का हम यूज़ नहीं करते ना, वो धीरे धीरे हम आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो दिखता रहेगा याद रहेगा। जिस चीज़ को बहुत लंबे टाइम से आपने नहीं देखा है, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आपको इस तरह के डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, ये आपने कभी फर्स्ट सेकंड में पढ़ा था, तो अब ये भूला मिलेगा। जो लोग टीचिंग से जुड़े प्रोफेशन में हैं उन्हें याद होगा, क्योंकि वो टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान इस पे काम करते हैं। मैंने खुद भी ये काम किया, इसलिए बता रही हूँ, बाकी आम इंसान को ये याद नहीं रहता। तो वर्णमाला का जिक्र करने जा रहे हैं, ये ध्यान से देखना बच्चों। 5 अक्षर याद कर लो, कचट तप। ये 5 अक्षर कचट तप, 5 लाइन है, बस एक लाइन की शुरुआत हो आती हो तो लाइन आपको पूरी याद आ जाएगी। कचट तप, ऐसे ही हमने भी याद किया था, कचट तप। ये है बच्चों कवर्ग, क ख ग घ, और इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्यों बात कर लेते हैं? क्योंकि इसको जब आप कोई कहता है ना कि इसकी साउंड कैसे क्रिएट करना है, मैं आपके सामने 2 बातें रखती हूँ, दोनों को आपका जैसा मन करे वैसा मान लीजिएगा। जब हम स्कूल में थे, जब हम लोग पढ़ते थे, तो इसको कहा जाता था क ख ग घ ड़। ये हमारे टीचर्स कहा करते हैं, हम भी यही बोलते थे, क ख ग घ ड़। लेकिन जब मैंने दिल्ली में डाइट में एडमिशन लिया तो हमें बताया गया, उस आज से ये लगभग 15 साल पुरानी बात है, तब कहा गया कि हिंदी निदेशालय में कुछ चेंजेस हुए हैं और मानक हिंदी में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसके तहत इसकी साउंड को अब ड नहीं बोलना, क ख ग ड़ नहीं बोलना, अब इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है जैसे देखो ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। अंग, इसको कहा गया कि ऐसे बोलो, क ख ग घ अंग। मुझे ध्यान है हमारी लेक्चरर्स थी, उषा मैम थी, उन्होंने ये स्पेशल बताया था हमें कि इसको बोलना है अंग। अंग बोलना उस टाइम हमने सुन लिया, लेकिन फिर चेंजेस कहते हैं हुए और वापस से अंग की साउंड के ऊपर अड़ा की साउंड चलने लग गई। तो पेपर में कोई आपसे साउंड तो क्रिएट नहीं करवाने वाला, हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एग्जैक्ट बोलने का तरीका अड़ा भी ठीक था, फिर अंग भी हुआ और फिर कह रहे थे वापस से अड़ा हो गया। तो क ख ग घ अड़ा कह लो या क ख ग घ अंग कह लो, ये तुम्हारी मर्जी है। बस दिमाग में ये रखना, इसके नीचे डॉट मत लगाना, बिंदु साइड में आएगा। क ख ग घ ड या क ख ग घ अंग, जैसा तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। कवर्ग हुआ च छ ज झ और य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ और म। ये मैंने 5 लाइन लिख दी, 5-5 अक्षर इसमें आप देख पा रहे हैं, 5-5 व्यंजन है ये, और ये कुल मिलाकर हो गए 25। पहले 11 पढ़े थे, ये 25 हैं। कचट तप अगर आपको याद है तो पूरी लाइन आपको याद हो जाएगी। जो ये आप लास्ट में देख रहे हैं ना 5वें नंबर पर, इन्हें कहते हैं बच्चों नासिक्य। ये पंचम वर्ण है और इसकी साउंड क्रिएट की जाती है जिसमें आप नाक का भी सहारा लेते हैं, तो ये पंचम वर्ण है। ये स्टार्टिंग से कचट तप है और लास्ट में जाके इसके पंचम वर्ण है। बीच के जो अक्षर आप देख रहे हैं ये कुल मिलाकर सारे 25 हैं, 5-5 के जोड़ों में 25 हैं। अब ये खास क्या है इसके बारे में बात कर लें। एक तो ये वाली जो लाइन है ना क ख ग घ अंग या ड, जैसा आपका मन करे सोचिए। जब आप कोई भी साउंड क्रिएट करते हैं, मेरी बातों को ना बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना और कोशिश करना इस चीज़ को समझ के अपने आप इसके ऊपर काम कर पाओ। जैसे पहली लाइन आपको बोलनी है क ख ग घ अड़ या अंग, तो बोलते टाइम आप महसूस करके देखिए, जब आप हवा को बाहर ला रहे हैं तो उस हवा प्राणवायु का प्रेशर गले पे बहुत ज़्यादा है, दांतों पे प्रेशर नहीं है। क बोल के अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा आपका सारा प्रेशर गले पर है, कंठ पर है। क ख महसूस कीजिए बोलते हुए, क ख ग घ अंग, सारा प्रेशर जो हवा लगा रही है ना वो हमारे कंठ पर लगा रही है, तो इसीलिए इस लाइन का नाम पड़ गया ये कंठ है। सारे के सारे ये कंठ हैं। कंठ मतलब गले से, जब प्राणवायु का ज्यादा जोर कहाँ रहेगा हमारे गले पर, तो उसे कहा जाएगा कंठ। तो अगर कोई पूछे कि कंठ कौन सी लाइन है तो कवर्ग कंठ है। इसके बाद जो अगली लाइन है च छ, थोड़ा सा बोल के देखेंगे तो हवा का प्रेशर गले से थोड़ा ऊपर आ गया, उसे हम कहते हैं तालु। तो हवा का प्रेशर ऊपर आया तो वहां से ये साउंड रुक रही है और बाहर निकल रही है, गले से थोड़ा ऊपर।
च छ ज झ य, गले में नहीं है साउंड, बोल के देख लीजिएगा। क बोलते हैं तो गले में अलग से पता चलता है कि हाँ साउंड का प्रेशर है। च बोलते हैं तो प्रेशर थोड़ा सा ऊपर है, जिसे हम कहते हैं तालु, और इसलिए इन्हें कहा जाता है तालव्य व्यंजन। तालु गले के थोड़ा सा ऊपर। च छ ज झ य हुआ। इससे अगला बोलना है ट। आप महसूस कीजिए बोलते टाइम आपकी जबान ऊपर गई है। ट बोलते टाइम आपकी जीभ ऊपर टच होती है और हवा जो गले से बाहर आ रही है वो गले में नहीं रुकी, ना वो तालू पे रुकी, जहां आके वो हवा रुकी है ना ट बोलते टाइम, अगर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, उसी जगह को कहते हैं मूर्धा। और हमारे मूर्धन्य से ये पूरी लाइन बोली जाती है, तो ये कहलाते हैं मूर्धन्य व्यंजन। जैसे पहलों में प्रेशर कंठ पे था, दूसरी लाइन में प्रेशर कंठ से थोड़ा सा ऊपर था, तीसरी लाइन में प्रेशर आप बोल के देख लीजिएगा ट, जहां आप जबान को टच कर रहे हैं ना वहीं पे आपकी जो प्राण वायु है उसका प्रेशर है। तो ये वाली जो लाइन है ये मूर्धन्य कहलाती है, मूर्धा कह देते हैं इनको, और ये मूर्धन्य व्यंजन। त बोलते टाइम आप बोल के देखेंगे तो आपकी जो जीभ है, जो आपकी जबान है, वो दांतों का सहारा ले रही है और दांतों पे आके प्रेशर है हवा का, जो प्राण वायु बाहर आ रही है इसका प्रेशर आपके दांतों पे है। बोल के देखिएगा त थ द ध न, क्योंकि प्राण वायु वहां पे प्रेशर लगा रही है, इसलिए इनको कहा जाता है दंत्य व्यंजन। और जो दंत्य है ना बच्चों, जब बुढ़ापा आएगा और दांत नहीं रहेंगे तो ये बोले नहीं जाएंगे। जितने लोग बहुत एज्ड हैं, अगर वो दांत उनके गिर गए हैं, तो बहुत ज़्यादा एज्ड लोग अगर नकली दांत नहीं चढ़वाते हैं तो उनसे ये बोला नहीं जाता, वो त नहीं बोल पाते। वो जबान को लाते हैं त बोलने के लिए, लेकिन दांत ना होने के कारण उनकी जबान एकदम से बाहर आके गिरती है और ये साउंड वो क्रिएट नहीं कर पाते। तो बुढ़ापे में ये जो साउंड नहीं निकाल पाएंगे ना बिना दांत के, वो तवर्ग होगा, त थ द ध न। ये बहुत एज्ड लोग नहीं बोल पाते, कारण दांत जहां हवा को प्रेशर देना था वो रोक ही नहीं पाई, क्योंकि दांत ही नहीं है। इसके बाद अगली लाइन है प फ ब भ म। अगर आप बोल के देखेंगे प फ ब भ म, इसमें सारा हवा का प्रेशर ओष्ठ पर है, इसलिए इन्हें कहा जाता है ओष्ठ व्यंजन। तो 5 जगह इंपॉर्टेंट हैं जहां पे हवा का प्राणवायु का प्रेशर ज्यादा है, जिस कारण इन अक्षरों को, इन वर्णों को अलग से नाम दे दिया। तो पहली जो लाइन है कवर्ग, जिसको कहते हैं कचट तप, कचट तप आपके दिमाग में बैठना चाहिए। पहली लाइन में प्रेशर गले पर था, दूसरी लाइन में प्रेशर गले से थोड़ा सा ऊपर आया, तीसरी में काफी ऊपर आया, चौथी में दांतों ने हवा को रोक के प्रेशर लगाया, और पांचवी आपने किससे, ओष्ठ से। तो 5 वर्ग पूरे हो गए। ये कितने हो गए कुल मिलाकर? 25। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। ट ठ ड ढ अण में आपने बचपन में ये भी पढ़ा था। इन्हें कहते हैं अड़ और ढ। इनको बोलते टाइम ना जबान, जीभ थोड़ी सी ऊपर जाके अचानक से तेजी से गिरती है। ड और ढ लठमार भाषा में खास इनका यूज किया जाता है। जब आप सॉफ्ट स्पोकन बोलने की कोशिश करते हैं तो आप ड ढ का यूज करते हैं, लेकिन जब आप देसी, ठेठ देसी, जिसको हम कहते हैं भाई खड़ी बोली, खड़ी बोली हरियाणवी से ही तो माना जाता है कि कहीं ना कहीं संबंधित रही है, उस टाइम में ये यूज किए जाते हैं अड़ और ढ। ये थोड़े से ज्यादा मान लीजिए कि खड़ी बोली का कर्कश रूप जिसमें है उसमें ये आएंगे। इन दोनों को कहा जाता है गौण व्यंजन। कम यूज होते हैं बच्चों ये। प्राथमिक का मतलब तो प्राइमरी, जो बिल्कुल बेसिक हैं, इन्हें कहा जाता है गौण व्यंजन। और इन्हीं दोनों को कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। पेपर में अगर मान लीजिए आ जाए, 2-2 के जोड़े बना के दे दें और कहें पहचानो कौन से गौण व्यंजन हैं, कौन से उत्क्षिप्त हैं, तो आपको पहचान करने के लिए बहुत काम आएगा। दिमाग में ये रख लेना, ड और ढ बिल्कुल अलग से हैं, इन्हीं को कहा जाता है गौण और यही कहलाते हैं उत्क्षिप्त। जबान ऊपर जाएगी और बहुत प्रेशर के साथ हवा का प्रेशर वहां और अचानक से नीचे गिरेगी, इन्हें कहा जाएगा उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन कौन से हैं? ये ड और ढ, जिनके नीचे बिंदी लगी हुई है। ठीक है, ये 25 मैंने आपको समझा दिए हैं, कौन से की साउंड कहाँ से क्रिएट करनी है ये क्लियर कर दिया। इसके बाद बच्चों आती हैं 2 लाइन जिनमें 4-4 अक्षर हैं। एक है य, र, ल, व और एक है श, श, स, ह। हमारे इंडिया में आधे लोग तो इन तीनों को एक ही तरह से बोल देते हैं। उनके लिए श, श और स में कोई अंतर नहीं है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है सुन के भी समझ में ना आए, ये तीनों अलग हैं। कारण जब इनको हम क्रिएट करते हैं ना इन साउंड्स को, इन तीनों को, तो हवा का प्रेशर अलग अलग जगह
पर पड़ता है, जिस कारण अलग से साउंड क्रिएट होती है। खैर अब यहाँ पे उतना मैं बता नहीं पाऊंगी, मैं मेन बातें बताती हूँ जिससे कि आपको पेपर में दिक्कत ना आए। ये जो आप 4-4 वाली 2 लाइन देख पा रहे हैं, य र ल व श श स ह, इस पहली लाइन पे खासा ध्यान दीजिएगा। इसमें पहली लाइन को देखना, जैसे बताऊं वैसे ही याद कर लेना। मैंने अपने लिए भी ऐसे ही पढ़ा था, जब मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की मैंने अपने लिए तैयार किया था। ये आगे पीछे जो देख रहे हैं ना य र ल व में, ये आगे पीछे वाले दोनों कहलाते हैं अर्ध स्वर। बहुत ज्यादा ध्यान देना है, अर्ध स्वर। कारण य और व को बोलते टाइम आपको स्वरों से ज्यादा टाइम लगा, लेकिन बाकी व्यंजनों से कम टाइम लगा, तो इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच का मान के नाम दे दिया गया कि ये दोनों वैसे तो व्यंजन हैं, लेकिन फिर भी ये अर्ध स्वर में गिने जाते हैं। इस दोनों लाइनों में पहली लाइन को ऐसे ही याद करना, य और व दोनों सॉरी बच्चों। चलिए, य र ल व में आगे पीछे क्या है? अर्ध स्वर। और ध्यान देना, ये जो ल है ना, देखिएगा जब आप ल बोलते हैं, ल बोल के देखिएगा, ल, तो आपने अपनी जीभ को ऊपर वाले जो दांत है ना, इनकी जड़ें जहां होंगी वहां आपने अपनी जीभ को टच किया ल बोलते टाइम। और साउंड कैसे क्रिएट हुई? आपकी जीभ वहीं रही और जीभ के साइड वाला जो हिस्सा है ना, वहां से हवा बाहर आई जिसने ल जैसी साउंड को क्रिएट किया। बोल के देख लीजिएगा अपने आप। ल बोलते टाइम जबान ऊपर, जहां ऊपर वाले दांतों की जड़ है वहां टच होगी और जबान वहीं रहेगी, साइड में जो जगह है वहां से हवा बाहर आई, जिस कारण से ये साउंड आप क्रिएट कर पाए। और क्योंकि साइड से हवा बाहर निकली है, साइड में जो हवा बाहर निकली उसके लिए खास शब्द होता है जिसे कहते हैं पार्श्विक। आपने सुना होगा लता मंगेशकर पार्श्व गायिका थी, प्लेबैक सिंगर जिसको बोलते हैं, जो पीछे से गाएं या बगल से गाएं, दिख कोई रहा है गा कोई रहा है, तो पार्श्व गायिका थी। पार्श्विक है ल, क्योंकि जब आप इसको बोलते हैं तो आपकी जबान जहां टच हो रही है उसके साइड से हवा बाहर आ रही है, तो इसे कहा जाएगा पार्श्विक या पार्श्व। जब आप र बोलेंगे, र, तो आप अपनी जीभ को ऊपर ले जाएंगे और अपनी जीभ को आप बेलन की तरह गोल मोड़ेंगे। बोल के देख लीजिए, र। र बोलते टाइम आपकी जबान ऊपर गई, उसने मूर्धा को टच किया और बेलन की तरह वो मुड़ी और फिर ये साउंड क्रिएट की। क्योंकि बेलन की तरह घूमी इसलिए इसको कहा जाता है लुंठित। ये शब्द पेपर में मिलते हैं, वो कहेंगे इनमें से 4 देंगे, पहचानिए कौन सा पार्श्विक है। तो आपको ध्यान रखना है, ऊपर की 5 लाइन हमारे गले के 5 हिस्से हैं। सबसे पहले कंठ, उसके ऊपर तालु, उसके और ऊपर मूर्धा, उसके आगे दंत, उसके आगे ओष्ठ। 25 हमारी समझ में आ गए। इसके बाद 2 लाइन है य र ल व श श स ह। य र ल व की लाइन में आगे पीछे दोनों अर्ध स्वर हैं, यानी य और व। ल बोलते टाइम जबान ऊपर है, साइड से बगल से हवा बाहर आई जिसने ल की साउंड क्रिएट की, और साइड बगल या पीछे वाले के लिए यूज किया जाता है पार्श्व। और र बोलते टाइम आपकी जबान जीभ ऊपर गई, बेलन की तरह मुड़ी और फिर ये साउंड क्रिएट की, इसे कहा जाता है लुंठित। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। लास्ट में पहुंच जाते हैं, लास्ट है श, श, स और ह। दिख रहा होगा आप सभी को, 4 मैंने लिख दिए, श श स ह। इनमें ध्यान दीजिएगा, जब आप ये चारों साउंड क्रिएट करेंगे ना, अपने आप करके देख लीजिएगा, तब आपके मुंह से एक गर्म हवा बाहर आएगी। क बोलेंगे, हवा में गर्माहट नहीं है, लेकिन श श स ह बोल के देखिएगा अपने आप में, फिर ये याद रह जाते हैं। ऐसे दूसरे के बताने से याद नहीं होते, ये खुद करके देखने का काम है कि भाई बोल के देख लें इसको। श स स ह, जब आप ये क्रिएट करते हैं साउंड, तो आपके मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है। इन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन, क्योंकि ऊष्मा ज्यादा निकलती है बजाय बाकी सारे वर्णों के या व्यंजनों के। समझ में आ गया ये? श श स ह, ये ऊष्म व्यंजन है। य र ल व आगे पीछे अर्धस्वर है, ल पार्श्विक है, र लुंठित है। ऊपर की 5 लाइन क च ट त प स्टार्टिंग हमें याद हो तो पीछे का आसानी से याद हो जाएगा। पहले वाले को कंठ कहेंगे, दूसरे वाले में जबान से गले से थोड़ा सा ऊपर जैसे कहेंगे तालव्य, तीसरे को मूर्धा जहां से ट की साउंड निकलेगी, जहां हवा रुके आप अपने आप पहचान कर लीजिएगा, और उसके बाद दांतों के पास और लास्ट में ओष्ठ। तो 25 तो ये हुए सीधे, 4-4 करके ये हो गए। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी ना हो, बहुत सारी मुझे बातें बतानी है। कितना टाइम हो गया?
आधा घंटा हो गया। चलिए फिर एक काम करते हैं, इसका बहुत सारा पार्ट अभी रहता है, उसको मैं कल पढ़ा दूंगी। ये पार्ट 1 में पढ़ लीजिएगा, फिर पार्ट 2 में, क्योंकि अभी आधे घंटे का और काम है और 1 घंटे पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए भी देख पाना इसको। तो इतना आप तैयार कर लीजिए, किसी भी किताब को उठाइए, कोई भी नोट्स पढ़िए। 6ठी 7वीं 8वीं हर जो भी स्कूल है ना, किसी भी स्कूल की ग्रामर की बुक में आपको ये बेसिक सी नॉलेज मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। मैंने तरीका बता दिया, तैयारी आपको अपने आप करनी पड़ेगी, ठीक है। कल पार्ट 2 में इसके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या और भी बहुत सारी कैटेगरी में इनको डिवाइड करेंगे, उसके बारे में कल जानेंगे, ठीक है। आज इतना ही पढ़ते हैं। गुड नाइट बच्चों, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, एग्जाम्स बिल्कुल आ गए हैं। ऑल द बेस्ट।